भारी बारिश से हाहाकार, जनजीवन हुआ ठप, कई इलाकों में पानी भरा। कल भी भारी बारिश की चेतावनी। बारिश से निपटने की सरकार की तैयारी पर उठे सवाल। लोगों ने पूछा, कहां है अच्छे दिन, आखिर कौन है मुंबई की बदहाली का जिम्मेदार? जवाब लेंगे बीजेपी और कांग्रेस से, बुलेटिन में आगे। लेकिन बाजार में लगातार छठे दिन तेजी की बारिश, सेंसेक्स ने जमाई डबल सेंचुरी, निफ्टी भी निकला 8,200 के पार। पूरे हफ्ते में बाजार 3% से ज्यादा उछला। Change in reality with an ocean steamer like India is difficult, and that is of course the challenge to meet if you have to deliver on the ground. राजनीतिक शोरगुल के बीच सरकार के लिए बदलाव के वादे को पूरा करना बड़ी चुनौती। जर्मन एम्बेसडर माइकल श्राइनर ने हमसे खास बातचीत में कहा कि डिलीवरी पर रहेगी अब सबकी नजर। सिक्योरिटी क्लियरेंस के मामले में सन टीवी के लिए राहत की खबर। अटॉर्नी जनरल ने कहा, सन टीवी पर गृह मंत्रालय की राय सही नहीं, शेयर 10% चढ़ा। जियो चैट के यूजर्स की प्राइवेसी को नहीं है कोई खतरा, ऐप का डेटा पूरी तरह सुरक्षित। रिलायंस जियो ने दी सफाई, जियो चैट के भारत में है सर्वर। इस दुनिया में जो भी शिशु आते हैं, पैदा होते हैं, वो एक दिन में 400 बार मुस्कुराते हैं। फिर देखिए, और चलते चलते मन में इतना जटिलता हम पैदा कर लेते हैं, मुस्कुराहट गायब हो जाती है। जिंदगी को खुलकर जीना सिखाता है योग। आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर श्री श्री रविशंकर ने एक्सक्लूसिव बातचीत में सिखाए मुस्कुराने के तरीके। और मैनेजमेंट में किस तरह योग कर सकता है मदद, राजीव बजाज के योग पर क्या है खास टिप्स, बताएंगे आगे। आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आपने देखी हैं आज की टॉप हेडलाइंस, लेकिन और भी खबरें हैं जो बना रही हैं सुर्खियां। कॉफी चेन सीसीडी की शेयर बाजार में उतरने की योजना, कल दे सकती है आईपीओ की अर्जी, 1600 करोड़ जुटाने की योजना। ललित मोदी के चलते विवाद में आई राजस्थान की मुख्यमंत्री के लिए बड़ी राहत, बचाव में खड़ी हुई पार्टी, कहा हटाने के लिए सबूत काफी नहीं। 45 साल के हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, ट्वीट कर कहा अच्छी सेहत और लंबी उम्र मिले। राहुल ने भी कहा शुक्रिया। एलजी ने उतारा अपना पहला लेदर बैक मोबाइल, कीमत 51,000 रुपए। क्या है इस मोबाइल की खूबियां, बताएंगे आगे। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई पर आसमान से बरसी आफत की। पूरे दिन आज मुंबई बेबस, बेसहारा और असहाय दिखी। अब ये महज एक शगुफा ही है, सालों से सिर्फ सपना ही है कि मुंबई को शंघाई बनाया जाएगा। मुंबई शंघाई नहीं बल्कि हर मानसून में समंदर बन जाती है, जिंदगी ठप हो जाती है, घरों में पानी भर जाता है और सड़कों पर सब कुछ रुक जाता है। देश की आर्थिक राजधानी के साथ ये क्रूर मजाक है। मुंबई में 2 दिनों से जारी बारिश ने सरकार और बीएमसी के दावों की पोल खोल दी। ठप पड़ी लोकल, भारी ट्रैफिक जाम, जगह जगह वाटर लॉगिंग, ये पूरी मुंबई की कहानी रही। आखिर मुंबई की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? मुंबई में बारिश हो रही है। मुंबई वालों के लिए ये फिर बुरी खबर। स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज बंद हो गए। तीनों लोकल ट्रेन सेवाएं ठप हो गईं। सड़क पर गाड़ियां पानी में नजर आने लगी। घरों में पानी भर गया। दक्षिण मुंबई की बिजली काट दी गई। जो जहां था वहीं रुक गया। सलाह दी जाने लगी कि अपने घरों में ही रहे। आपात हालात बन गए। खुद मुख्यमंत्री को बीएमसी के आपदा प्रबंधन दफ्तर पहुंचना पड़ा, क्योंकि मुंबई में एक बार फिर बारिश हो रही है। मॉनसून आ गया है और सरकार और बीएमसी की बेबसी की पोल खुल रही है।
लोकल की कुछ समस्याएं हैं, कुछ लोकल्स चालू है, कुछ शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन वो भी शुरू करने का प्रयास रेल प्रशासन की ओर से चल रहा है और हमारी ओर से लगातार एडवाइजरीज दी जा रही है, वाटर पंपिंग करने की कोशिश हो रही है, बीएमसी पूरे तरीके से काम कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये स्थिति हर साल आती क्यों है? आखिर लोगों को मुश्किलों का सामना करना क्यों पड़ता है? सवाल यह है कि क्या मानसून में मुंबई के लोगों को शहर छोड़ देना चाहिए? 18 सितंबर 2014 को केंद्र की मोदी सरकार ने चीन से मुंबई को शंघाई बनाने का समझौता किया। चीन ने भारी निवेश का ऐलान किया, लेकिन देखिए मानसून के आगे कितनी बेबस है देश की आर्थिक राजधानी। माया नगरी का दादर, कुर्ला, परेल, सायन, विक्रोली, घाटकोपर, माटुंगा, नेहरू नगर, मानखुर्द, गोवंडी, वडाला, एंटॉप हिल, हिंद माता, बांद्रा, खार जैसे कई इलाके थे जहां घुटनों से ऊपर पानी भर गया। यहाँ का रास्ता मैं बहुत पहले से देखता हूँ, कई साल से ऐसा ही है, कभी इतना पानी, कभी इतना पानी, कभी इतना पानी, ऐसा है। ये इधर कम से कम 2-3 पानी हमेशा भर जाता है, 2-3 फुट। आने जाने वाले को सबको इधर दिक्कत होती है। 1-2 बार हर सीजन में ऐसा होता ही है, 1-2 बार सब बंद हो जाता है, सब जगह पानी भर जाता है। जॉब के लिए निकले थे तो इतना फ्लडिंग है यहाँ पर, वाटर लॉगिंग इतना है कि रिक्शा आने के लिए तैयार नहीं है, उस वजह से हमें काम पे जाने के लिए लेट। आखिर मुंबई का ये हाल किसने किया? आखिर क्यों बारिश सरकार और बीएमसी के तमाम इंतजामों की पोल खोल देती है? हालात देखिए, मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपनी सभी परीक्षाएं रद्द कर दी, वेस्ट ने 4 बिजली सब स्टेशन बंद कर दिए, 8 राष्ट्रीय और 18 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें देर से शुरू हुई, सीएसटी, कुर्ला, मेन लाइन और हार्बर लाइन लोकल बंद हो गई, वेस्टर्न लाइन पर लोकल ट्रेनें देरी से चल रही थी, बीएमसी दुहाई दे रही थी, भारी बारिश हुई है। जो हमारे जोन के डीएमसीज हैं, उन्हें कहा गया कि आप हेडक्वार्टर्स, अपने जो जोनल हेडक्वार्टर्स हैं वहां बैठकर इस पर नियंत्रण रखें। एनडीआरएफ, नेवी और आर्मी को स्टैंड बाई पे रखा गया। उनका अभी तक उनकी मदद हमने नहीं ली है, तो उन्हें स्टैंड बाई पे रखा गया है। ये उस बीएमसी का हाल है जिसका सालाना बजट 33,000 करोड़ रुपए का है। इसमें से सिर्फ 1,300 करोड़ रुपए सड़कों और नालों की सफाई के लिए ही है, लेकिन बारिश सारे इंतजाम और दावों को डुबो देती है। ये उस मुंबई का हाल है जहां बीएमसी का बजट देश की 9 राज्य सरकारों से भी ज्यादा है। ये उस मुंबई का हाल है जो देश को 44,000 करोड़ का इनकम टैक्स अदा करता है, जो मुंबई अपने राज्य के विकास में 20% योगदान देती है। सवाल ये है कि क्या सरकारें बदलने से भी मुंबई मॉनसून में चैन से नहीं जी पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट। और मुंबई की बदहाली के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप शुरू कर दिए हैं। मुंबई की बदहाली पर हमने बातचीत की बीजेपी के नेता शायना एनसी और कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी से। तो मुंबई की जो हालत हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बीएमसी चलाने वाली सेना और बीजेपी कह रही है कि इतनी बारिश हुई, इसको लेकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या सारी गलती ऊपर वाले की है कि मुंबई एक आइलैंड सिटी है और इतनी तेज बारिश हुई है, या कोई जिम्मेदारी सरकार की बनती है या नहीं? इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी की शायना एनसी हमारे साथ अब जुड़ी हुई है फोन लाइन पर, साथ में कांग्रेस की प्रियंका चतुर्वेदी भी जुड़ रही है। और कांग्रेस सीधे तौर पर बीएमसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। लेकिन शायना, पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्या आप मुंबई कर हैं खुद, आप मानती हैं कि आज अच्छा काम हुआ है, या आप ये मानने को तैयार है कि पूरी तरह से फेलियर है जिस तरह की लोगों की हालत हुई है? तमन्ना जी, 2-3 मुद्दे प्लीज समझ लीजिए कि जो 300 मिलीमीटर के ऊपर पानी और उसके साथ साथ हाई टाइड, मुंबई का जो टोपोग्राफी है प्लीज देख लीजिए। अजय मेहता जो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर है, उन्होंने तो कहा है कि 500 मिलीमीटर 24 घंटे में, इसलिए एक क्लॉगिंग हुआ है एंड इट हैज आउटरेज्ड द ड्रेनेज सिस्टम। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी एक टोपोग्राफी है, उसके साथ जियोग्राफिकल लोकेशन, उसके साथ ये देखना कि ये लो लाइंग एरिया। शायना जी, मुंबई की ज्योग्राफी और टोपोग्राफी ऐसी ही है, सालों से ऐसी ही है। हाई टाइड और तेज बारिश हर बार होती है। हर बार ये कहना कि हम क्या करें, ये तो है ही ऐसा, वो तो काम नहीं चलेगा ना। अभी सुन लेंगे कि हमने किया क्या है। मैं आपको एक बैकग्राउंड दे रही हूँ ताकि आप परिप्रेक्ष्य में देखें।
अगले 24 घंटे में बीएमसी ने बहुत सारे ऐसे अलर्ट्स लगाए हैं, क्योंकि 1916 एक हेल्पलाइन है जहां लोग पहुंच सकते हैं, वहां कर्मचारी पहुंचेंगे। हमें जो करने की आवश्यकता थी हम जरूर कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है। हमारी महानगर जो है, द मेट्रोपॉलिटन रीजन ऑफ मुंबई, यहाँ बहुत सारे एजेंसीज का काम हुआ है। अभी आप रोड रिपेयर्स देखिए तो कोई भी पॉट होल्स नहीं जहाँ रिपेयर हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा। शायना, क्या आप दावा कह रहे हैं कि कोई पॉट होल्स नहीं है? प्रियंका चतुर्वेदी भी जुड़ रही हैं कांग्रेस की तरफ से। प्रियंका, तो ये बताएं मुंबई की टोपोग्राफी और ज्योग्राफी देखते हुए, जैसे शायना कह रही है, क्या ऐसा हो सकता था जो इन्होंने नहीं किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो शायना जी कह रही हैं कि कोई पॉट होल नहीं आया है, मैं उनसे कहूंगी 4 दिन पहले, अभी तो पहले ये स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस सरकार को दोष देते थे, अब ये भगवान को दोष दे रहे हैं इस तरह की बारिश का देखकर। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना 22 साल से बीएमसी का कब्जा करे बैठे हैं। हाई कोर्ट ने भी इनको सबसे करप्ट कॉर्पोरेशन डिक्लेयर किया है। आप डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारी कर सकते थे। आज शायना जी बता रही हैं 1916 हेल्पलाइन नंबर है। मैं आपसे चैलेंज करती हूँ और शायना जी से चैलेंज करती हूँ, कोई भी ओपिनियन पोल रख लीजिए मुंबईकरों के साथ और मुंबईकर से पूछिए कि अगर वो किसी दुविधा में हो, कोई तकलीफ में हो, क्या बीएमसी का हेल्पलाइन नंबर है, वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोग ने इस मामले में, कम्युनिकेशन के मामले में आप टोटली फेल हुए। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने बारिश शुरू होने से पहले बहुत कॉन्फिडेंस से कहा था कि हम टोटली इंचार्ज हैं, टोटली इन कंट्रोल हैं। नहीं, बिल्कुल फेलियर पहली बारिश में बिल्कुल फेलियर। आप भगवान को दोष मानते हैं, आप नेचर को दोष देते हैं, आप सबको दोष देते हैं, पर आप अपनी कमियां को छुपाने की कोशिश करते हैं। आप नेचर पे दोष डालकर कहते हैं कि हम अच्छा नहीं तेज बारिश हुई है। शायना मानते हैं कि तेज बारिश हुई है, हाईटाइड हुई। अच्छा, दो तीन चीजें आज सुबह नहीं आप कहिए, लेकिन स्पेसिफिक आज सुबह कितना समय लगा बीएमसी को लोगों को बताने के लिए कि आज अलर्ट है, स्कूल बंद है? आप याद कीजिए कि सबके फोन पर प्रचार वाले खूब मैसेज और व्हाट्सएप मैसेजेस आए थे चुनाव के पहले। आज किसी को कोई मैसेज नहीं मिला कि अपने बच्चों को स्कूल मत भेजो, ट्रैफिक की ये सिचुएशन है। ये मैंने खुद देखा है आज के लोग आए जा रहे, वहां पर ब्लॉक कर दिया है, किसी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। कंप्लीट केओस गलत है। ये एक्सपीरियंस मेरा आज का मैं बता रही हूँ, अनुभव आज का बता रही हूँ जी। मैं आपको बता दूं कि मेट्रोपॉलिटन रीजन में हमने खास तौर से मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट और वेदर डिपार्टमेंट से लगातार हर 1 घंटे के अंदर हमने अलर्ट्स लगाए। इसके साथ साथ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स तैयार है स्टैंड बाय पे। नेवी ने डाइवर्स और इन्फ्लेटेबल बोट्स तैयार रखे हैं। अभी क्या ये सब प्रावधान नहीं है? और लगातार आप कह रहे हैं कि दिक्कत हुई। जानकारी की बात मैं कर रही हूँ शायना। जो लोग आ रहे हैं उनको पता ही नहीं कि आगे ब्लॉक है, आप यू टर्न लेकर वापस जाइए। ये जानकारी कैसे पहुंचेगी लोगों के पास कि आप बाद में दोपहर के बाद टीवी चैनल देखकर लोगों को पता चला, लेकिन सरकार के पास क्या माध्यम है? मेट डिपार्टमेंट ने वार्न किया और लगातार अगले 24 घंटे के लिए वार्निंग दे रहे हैं कि सिटीजन जो दूर रहें वो बाहर रहें, कोशिश कीजिए घर पे रहें और दरिया किनारे न रहें। मैं शायना जी से एक बात, हमारे मुख्यमंत्री ने ये डिजास्टर मैनेजमेंट, शायना जी से कहना चाहती हूँ, शायना सुन लीजिए, उनका सवाल सुन लीजिए कि क्या बीएमसी का हर चीज का सोल्यूशन यही है कि मुंबई का घर के अंदर बैठे रहे? बिल्कुल, घर पे बैठ जाओ। आप ये कह देंगे आप शहर छोड़कर चले जाएं बारिश के समय पे, क्योंकि टोपोग्राफी ऐसी है, भगवान का नेचर ऐसा है, भगवान का दोष है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, इतना कम्युनिकेशन के साधन हो गए हैं, फिर भी हमारे लोग सफर कर रहे हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है इसमें। और शायना जी, ड्रेनेज क्लीनिंग फ्लॉप। अच्छा, रोड्स की वाटर लॉगिंग फ्लॉप, वाटर पंपिंग फ्लॉप। इतने घंटे हो गए लेकिन हम पानी निकाल नहीं पा रहे। प्रॉब्लम यह है शायना जी, सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की सरकार की बात नहीं है, बीएमसी की बात ज्यादा है। इतने सालों से बीएमसी, शिवसेना और आपकी पार्टी साथ में मिलकर चला रही है। पहली बार नहीं है जब मुंबई में बारिश हुए और हाई टाइड हुआ है साथ में और लोग फंसे हैं। कब हम उम्मीद कर सकते हैं कि चीजें बदलेंगी? क्योंकि आप लोगों का प्रॉमिस था।
चीजें बदल रही है और रफ्तार में बदल रही है। मैं पिछले सरकारों में न जाते हुए, जो कांग्रेस और एनसीपी की प्रदेश में सरकार थी, उसमें न जाते हुए मैं जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ कि हाँ, बीजेपी शिवसेना हर साल कोशिश करते रहेंगी और सहयोग जो चाहिए वो पब्लिक की भी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से शायना जी जो आपकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर भरोसा है, वो अगर आप बीएमसी में जगाए, वहां पर पहले सफाई करें बीएमसी की, क्योंकि मुंबई के नालों के साथ बीएमसी के अंदर जो हो रहा है उसकी सफाई की बहुत बहुत जरूरत है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया शायरा अंसी और प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और कई लोग आज बारिश से परेशान थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें भी खुशी के पल तलाश लिए। और बाजार में हो रही है तेजी की बारिश, पूरी खबर बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत, पूरी खबर देखिए कुछ ही देर में। बाजार आज भी तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहे। सेंसेक्स डबल सेंचुरी लगाते हुए 27,316 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी ने भी हाफ सेंचुरी लगाई। मिड कैप और बैंक निफ्टी में भी तेजी देखने को मिली। बाजार के हाल पर ज्यादा जानकारी के लिए अब रुख करते हैं मार्केट एडिटर अनिल सिंह का। भारतीय बाजारों में लगातार छठे दिन शानदार तेजी का माहौल देखने को मिला और इस हफ्ते 5 के 5 दिन बाजार ऊपर ही बंद होते दिखे और इसकी बड़ी वजह यह थी कि बाजारों को आज सहारा मिला मजबूत ग्लोबल संकेतों का। अमेरिकी बाजारों की बड़ी उछाल काम आते हुए दिखी। इसके साथ ही वायदा कारोबार में एफआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े धीमे पड़ते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी होती दिख रही है। डोमेस्टिक फंड्स दमदार खरीदारी कर रहे हैं। एफआईएस की कैश मार्केट की बिकवाली के मुकाबले में वो ज्यादा पैसा लगा रहे हैं और इसके साथ अगर आप देखें तो मॉनसून में जो प्रोग्रेस होती दिख रही है देश भर में, वो बाजार को पसंद आ रही है। इसके चलते एक और बड़ा बदलाव जो होता दिख रहा है, रुपया स्टेबल होता नजर आ रहा है। फेड की मीटिंग के बाद क्रूड के दाम थोड़े से नीचे की तरफ है, ये भी बाजार को पसंद आते दिख रहे हैं। तो ये सारे कारण थे जिनके चलते भारतीय बाजारों ने पूरे हफ्ते दमदार प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं सेंसेक्स और निफ्टी दिन के हाई पॉइंट के आसपास जाकर बंद होते हुए दिखे और आज पूरे दिन भर निफ्टी ने 8,200 के लेवल के ऊपर ही कारोबार किया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने भी तेजी में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन आज के सेशन में दिया। वहां भी दमदार खरीदारी होती हुई दिखी, लेकिन आखिरी 1 घंटे में अच्छी खरीदारी आती दिखी बैंक निफ्टी की तरफ से भी और बैंक निफ्टी लगभग 1% मजबूत होकर बंद हुआ। यही वजह की बढ़ने वाले शेयरों की तादाद काफी बेहतर रही। आज के सेशन में यहां पर मजबूती के साथ कारोबार करते हुए नजर आए, लेकिन बैंक निफ्टी और बैंकिंग शेयर यहां से जो मजबूती आती दिखी। इसके अलावा ऑयल एंड गैस स्पेस के दिग्गज आज बाजार को लीड करते हुए दिखे। रिलायंस के लिए शानदार हफ्ता, 10% से ज्यादा के गेंस इस हफ्ते रिलायंस में आते हुए दिखे। ओएनजीसी, बीपीसीएल, आईओसी जैसे शेयरों में तेजी होती दिखी। वहीं आईटी शेयर भी आज काफी स्ट्रांग थे। विप्रो, एचसीएल टेक महिंद्रा में मजबूती दिखी और ऑटो शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा आज का स्टार परफॉर्मर, जहां पर 4% की तेजी आती दिखी। मारुति मजबूत था। 2 व्हीलर्स में हीरो और टीवीएस में भी अच्छी खरीदारी थी। वहीं बैंकिंग शेयरों में कुछ चुनिंदा पीएसयू बैंक, बीओबी, पीएनबी, वहीं प्राइवेट स्पेस से कोटक और इंडसइंड अच्छी मजबूती के साथ बंद हुए। खबरों के दम पर एक्शन दिखा। डिश टीवी में एक बड़ी ब्लॉक डील के चलते आज जो कि डिस्काउंट पर हुई, स्टॉक में 3.5% की कमजोरी दिखी। अपोलो यहां से एग्जिट होता हुआ दिखा है। सन टीवी के लिए राहत की बात, अटॉर्नी जनरल ने जो ओपिनियन दी कि इनके चैनल्स को क्लियरेंस मिलनी चाहिए, उसके बाद स्टॉक 8% चढ़ा। नेटको फार्मा में भी अच्छी खबरों के दम पर खरीदारी होती दिखी। हिंडाल्को में यहां पर स्टेक बढ़ाई है एलआईसी ने, उसके बाद यहां पर तेजी बनती दिखी। एमटेक ऑटो ने कहा इनकी ग्रुप कंपनी पर जो कल लगा था कि शायद एफसीजी के पेमेंट को डिले कर रहे हैं, उनका यह कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है। डीबी रियल्टी ने एक जॉइंट वेंचर किया और इनफाइनाइट कंप्यूटर अगले हफ्ते बायबैक पर विचार करेगा। इन खबरों के दम पर यहां एक्शन दिखा। एसआर ऑयल में खबरें यहां कि शायद वैल्यूएशन को लेकर मतभेद है रोजनेफ्ट के साथ और डील अटक सकती है। इसके बाद स्टॉक लोअर सर्किट पर जाकर बंद हुआ। संघवी मूवर्स पर भी कुछ बड़ी टैक्स डिमांड आने की खबर के बाद कमजोरी होती दिखी। निफ्टी में मजबूत शेयर एचडीएफसी, अंबुजा, भारती और आईटीसी जैसे दिग्गज। वहीं कमजोरी की बात करें तो टाटा मोटर्स, जीप, भेल और सन फार्मा जैसे शेयरों में आज नुकसान रहा।
और सन टीवी को सिक्योरिटी क्लियरेंस के मुद्दे पर सरकार के मंत्रालयों में मतभेद साफ दिखने लगा है। अटॉर्नी जनरल ने इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय के रुख को गलत ठहराया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सन टीवी को सिक्योरिटी क्लियरेंस न दिए जाने के बाद अटॉर्नी जनरल से कानूनी सलाह मांगी थी। गृह मंत्रालय की दलील थी कि सन टीवी के प्रमोटर पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, इसलिए सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया जा सकता। लेकिन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की राय है कि गृह मंत्रालय का सन टीवी को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं देना सही नहीं है। अटॉर्नी जनरल की इस राय से सन टीवी को बड़ी राहत मिली है। सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय फिलहाल तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उन्हें जमानत तभी मिलेगी जब वो 10,000 करोड़ कोर्ट में जमा कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज रकम भुगतान की शर्तें तय कर दी, जिसके बाद ही सुब्रत रॉय की रिहाई का रास्ता साफ होगा। कोर्ट ने कहा है कि सहारा ग्रुप अगले 18 महीने में 9 किस्तों में 36,000 करोड़ रुपए का बकाया चुकाए। इसमें से 10,000 करोड़ रुपए तुरंत चुकाने होंगे, जिसमें 5,000 करोड़ कैश और 5,000 करोड़ बैंक गारंटी के रूप में होंगे। और कॉफी चेन कैफे कॉफी डे की पब्लिक इशू लाने की योजना है। कंपनी कल आईपीओ के लिए अर्जी दे सकती है। कंपनी की आईपीओ के जरिए $25 करोड़ यानी करीब 1,600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कंपनी की सितंबर तक लिस्टिंग की योजना है। कैफे कॉफी डे का मौजूदा वैल्यूएशन करीब $1 अरब है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद रिलायंस जियो ने किया साफ, सुरक्षित है जियो चैट। और ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल पर क्या है जानकारों के सवाल, देखिए कुछ ही देर में। रिलायंस जियो ने साफ किया है कि जियो चैट का इस्तेमाल करने वालों की प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित है। कंपनी ने सफाई दी है कि ऐप के डेटा पूरी तरह सुरक्षित है। कंपनी का कहना है कि रिलायंस जियो का सर्वर और डेटा सेंटर भारत में है। जियो चैट के सर्वर से कोई भी डेटा देश के बाहर नहीं जाता। रिलायंस जियो के मुताबिक चूंकि चीन गूगल मैप को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए कंपनी को वहां चीन की मैपिंग कंपनी की सेवाएं लेनी पड़ती हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर रिलायंस जियो पर अनजान नामों से कमेंट के जरिए सवाल उठाए जा रहे थे। और ई कॉमर्स के तेजी से बढ़ते बाजार से ग्राहक काफी खुश हैं और हर रोज तरह तरह के ऑफर्स मिल रहे हैं। अनुमान है कि ई कॉमर्स का बाजार 2015 के अंत तक $15 अरब तक पहुंच जाएगा। लेकिन कई जानकार इस बिजनेस मॉडल पर ही सवाल उठाने लगे हैं। तुषार वानियावाला की रिपोर्ट। ई कॉमर्स ने ये तो साबित कर दिया है कि कस्टमर इज किंग। ऑनलाइन रिटेल कंपनियां ग्राहकों को खींचने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अब वो जमाना गया जब आपको सेल के लिए इंतजार करना पड़ता था। अब ऑनलाइन कंपनियों की कृपा से रोज सेल लगती है, जिनमें कपड़े, जूते, ग्रोसरी, ज्वेलरी से लेकर रोजमर्रा की हर चीज मिलती है। डोर टू स्टोर डिलीवरी मिलता है घर पे आके, तो वो एक चीज होती है। आपको फ्रीबीज मिलते हैं काफी सारे। तो समझिए आप एक ब्रांड का कुछ आप ले लेते हैं, दूसरे ब्रांड का आपको फ्रीबी आपको कुछ कूपन आ जाता है उसमें, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे से। फ्री का टैक्सी मिलता है, फ्री का रिचार्ज मिलता है, फ्री का खाना मिलता है। इसलिए आई मीन ऑब्वियसली वी आर गोना बी हैप्पी यूजिंग इट। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस। वैसे बात तो सही है, खुश कौन नहीं होगा भला। उबर रेफरल स्कीम में एक राइड पर दूसरी मुफ्त है। फ्री चार्ज ऐप से मोबाइल का बिल थोड़ा कम हो जाता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू होती है। ग्राहक खींचने के लिए डिस्काउंट अच्छी स्कीम है, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक चले तो गले की फांस भी बन सकती है। एज ए सुपरमार्केट वाला मैं ये सोचता हूँ कि जो सिर्फ प्राइस के बलबूते पे कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, उनको फाइनली लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल बनाना काफी मुश्किल होता है। इंडस्ट्री दिग्गज ई कॉमर्स कंपनियों के वैल्यूएशंस पर सवाल उठा रहे हैं। I believe that one will have to wait and see. It's true that valuations are very high, and that valuations seem to be driving these companies more than the more traditional metrics of evaluation. ग्राहक जुटाने की ये होड़ कितनी नुकसान कर सकती है, इसे समझने के लिए विमानन कंपनियों का हाल काफी है। सस्ते टिकट बेचकर कंपनियां भारी नुकसान उठा रही हैं और इसी के कारण किंगफिशर बंद हो गई और स्पाइस जेट बंदी की कगार तक पहुंच गई थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसे बचाया जा सका। ई कॉमर्स भी नहीं संभला तो यही हाल हो सकता है। कोई पैसा नहीं कमा रहा है ऑनलाइन में, विच इज एविडेंट, विच इज नोन टू एवरीवन। बिकॉज अगर एक 250 रुपए की किताब होती है, उसमें कुरियर कॉस्ट ही 100 रुपया होता है, और ऑनलाइन कंपनीज वो भी फ्री देती है। सो डेफिनेटली दे आर नॉट मेकिंग मनी। लॉन्ग रन में कंज्यूमर मॉडल और बिजनेस मॉडल दोनों जब साथ में आते हैं, तभी जादू होता है, तभी लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस आता है। मेरे ख्याल से इस स्पेस में, ई कॉमर्स वाले स्पेस में, ये मैं 2-3 साल बाद देखूंगा
फिर कौन से प्लेयर्स हैं जिनका ये बिजनेस ठीक चलता है। ग्राहक खुश है और वो भी क्यों ना भला, तोहफों की बरसात जो हो रही है। मगर ई कॉमर्स के जानकारों को ये भी डर है कि तोहफों की ये बरसात कहीं इंडस्ट्री की नैया को ही ना ले डूबे। तुषार, मुंबई से CNBC आवाज के लिए। और ऑनलाइन रिटेल से मुकाबले में बिग रिटेल चेन कहां मात खा रही है, इस पर एक जोरदार बहस हम लेकर आएंगे सोमवार शाम 5 बजे। सुपरमार्केट वाला वर्सेस सुपर ऐप वाला, जो रिलायंस रिटेल के CEO दामोदर मल और लोकलबनिया.com के करण मेहरोत्रा होंगे हमारे साथ। शॉपर स्टॉप के वाइस चेयरमैन PS नागेश इसमें रेफरी के रोल में होंगे। तो देखिए इस दिलचस्प मुकाबले को हमारे साथ सोमवार शाम 5 बजे। और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको योग दिवस के लिए दिल्ली कितनी है तैयार। और योग पर श्री रविशंकर से एक खास मुलाकात अब से कुछ ही देर में। इक्कीस तारीख को देश भर में योग दिवस को लेकर आयोजन है। सबसे बड़ा आयोजन दिल्ली में हो रहा है, जहां कोशिश ये हो रही है कि एक गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया जाए। प्रियंका संभव बता रही कहां है दिल्ली में बड़े आयोजन जिनका आप भी हिस्सा बन सकते हैं। जी, पूरी दिल्ली में योगा मेनिया की लहर दौड़ चुकी है। आयुष मंत्रालय SMS लगातार भेज रहा है और इस SMS में कहा जा रहा है योगा प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके शरीर और दिमाग दोनों को शांत बनाता है। और इस मैसेज के साथ दिल्ली का राजपथ जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे के ग्रैंड सेलिब्रेशन के लिए बिल्कुल तैयार है, जहां उम्मीद की जा रही है कि करीब 40,000 लोग पार्टिसिपेट करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही इंटरनेशनल योगा डे के ब्रांड एम्बेसडर रेसलर सुशील कुमार भी यहां पर होंगे। बाबा रामदेव भी यहां पर योगा के आसन करते हुए दिखेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग के लोग भी राजपथ में जुड़ेंगे। तो राजपथ में तो गहमा गहमी रहेगी ही सुबह 6:30 से लेकर के 7:40 तक। लेकिन इसके अलावा दिल्ली में कई और सेंटर्स तैयार हो रहे हैं। NDMC अपने गार्डन्स को बोल रही है योगा स्थल, और NDMC यानी कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जितने भी सरकारी गार्डन है दिल्ली में, जैसे कि लोधी गार्डन हो गया, सुभाष पार्क हो गया, लक्ष्मीबाई नगर का गार्डन, संजय झील, नेताजी नगर, तालकटोरा गार्डन, चिल्ड्रंस पार्क, इंडिया गेट का, सभी जगह योगा इंस्ट्रक्टर्स लोगों के साथ सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक योगा करेंगे। इसके अलावा DDA के जितने भी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस और राहगिरी सेंटर्स हैं, यहां पर भी सुबह 6:30 बजे रजिस्ट्रेशन शुरू होगी और सुबह 7 से लेकर के 8:30 बजे तक योगा किया जाएगा। यहां पर खासतौर पर ट्रेन्ड योगा इंस्ट्रक्टर यहां पर लोगों के साथ योगा करेंगे। कोई भी इन पार्क्स में वॉक इन करके इन योगा सेशन का हिस्सा बन सकता है। और त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली के सरकारी स्कूल के 400 बच्चे भी योगा करेंगे और इस स्टेडियम में करीब दिल्ली के सरकारी स्कूल के 4000 बच्चे यहां पर इन बच्चों को देखेंगे योगा करते हुए और इनके साथ योगा करेंगे। तो हम बिल्कुल तैयार हैं योग में डूबने के लिए। दिल्ली में तैयारी पूरी हो चुकी है। और योग को देश विदेश में ले जाने का बड़ा श्रेय जाता है हमारे देश के कई गुरुओं को, जो सालों से लोगों को सत्संग का ज्ञान बांट रहे हैं। अपनी जिंदगी के साथ साथ इन लोगों ने कई और जिंदगियों को राह दिखाई है। ऐसी ही एक हस्ती से आज हम मुलाकात कर रहे हैं। श्री रविशंकर जी से लेते हैं योग दिवस से पहले कुछ योग ज्ञान। वो आए, मुस्कुराए और फिर सब कुछ उनका हो गया। ये बात मौजूदा समय में तमाम ऋषि मुनि जो मौजूद हैं, योगाचार मौजूद हैं, लेकिन ये बात 100% अगर किसी पे सच बैठती है तो वो है श्री रविशंकर जी। श्री रविशंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं और योगा पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुस्कुराहट है उसके साथ मौजूद है, जो हमेशा उनके साथ मौजूद रहती है। पर इसका क्या राज है जो आप हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ रहते हैं, ये कैसे पाई जा सकती है? देखिए, इस दुनिया में जो भी शिशु आते हैं, पैदा होते हैं, वो एक दिन में 400 बार मुस्कुराते हैं। ओह, 400 बार? हाँ, ये एक ऑक्सफोर्ड का एक रिसर्च ने गिना है एक्चुअली जी। और ये एडोलेसेंट होते होते हम 17 बार मुस्कुराते हैं। 17 में आ जाते हैं जी।
फिर देखिए और चलते चलते मन में इतना जटिलता हम पैदा कर लेते हैं, मुस्कुराहट गायब हो जाती है। तो ये जो मुस्कुराहट आपके पास है, ये योगा से मिली है या ये इसको नेचुरल है? ये सहजता, देखिए जितना हम अपनी सहजता में रहते हैं, ध्यान और योग के जरिए अपना मन को एकदम स्वच्छ रखते हैं, उतना ही मुस्कुराहट निकलती है। अच्छा, फिर ये बात है कि अगर योग जो है वो अंदर की चीज है, तो फिर प्रोडक्ट की क्यों जरूरत पड़ी हमें? अंदर की भी तो प्रोडक्ट होती है। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे बूढ़े होना एक सहज क्रिया है, सहज बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन लोगों को चिंता आजकल रिंकल्स की ज्यादा है, फेस पे रिंकल्स की ज्यादा है, तो इसलिए वो कहते हैं कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए। ना, देखिए रिंकल्स में भी सुंदरता है। सुंदरता जो है सिर्फ रिंकल जाने से नहीं आता, यही मैं कहना चाह रहा था। ना वो अंदरूनी प्रसन्नता से आती है जी। देखिए बच्चा प्रसन्न रहता है, एक बच्चे के आंसू अभी सूखा नहीं है, मुस्कुराने लगता है। मगर आपको यदि कुछ कष्ट हुआ, दुख हुआ, उससे निकलने के लिए कितना टाइम आ जाता है? जी, बहुत समय लग जाता है। तो शिशु जैसे हो जाना, शिशुवत कहते हैं, यही योग का लक्ष्य है। यही योग का लक्ष्य है। वर्तमान में रहो, प्रसन्न रहो, शिशुवत रहो, ताजा रहो एकदम, और एकदम एनर्जेटिक रहो। स्वामी जी, आप तो प्रोडक्ट भी बनाते हैं, क्रीम भी बनाते हैं, योग भी बनाते हैं, तो इसमें से रिकमेंड किसको करते हैं आम समय में, मौजूदा समय में किसको क्या सबसे बेहतर चीज है? जिनको जो ठीक लगे, अच्छा लगे वो उस वक्त वो चीज ले रहे। अच्छा, मैं कहीं देख रहा था, आपके तमाम चीजें पढ़ रहा था, उसमें आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, ऑथेंटिक योगा। अब सवाल ये होता है, ये ऑथेंटिक, कोई कह रहा है कपड़े उतार के योगा करो, कोई कह रहा है गर्मी में योगा करो, कोई कह रहा है कि कुंडलिनी मैं जागृत कर दूंगा। अब पता कैसे चले कि कौन सही है, क्या है? ये बात है, इसीलिए योग का एक स्टैंडर्डाइजेशन होना जरूरी है जी। पहले हिंदुस्तान में ऐसा होता था, अष्टांग क्या जहां चाहे, जो भी आयुर्वेद के मामले में कोई भी किसी जड़ी बूटी ले लिया, कोई घोट के किसी को पिला दिया, अपने आप को वैद्य कहने लगे थे। मगर जब भारत सरकार ने भारतीय वैद्य पद्धति को एक स्टैंडर्डाइज करी, बोले कि ये ग्रंथ पढ़ना आवश्यक है, इतना प्रैक्टिस करना आवश्यक है। योग शिक्षक बनने से पहले इसी तरह से उनको योग की जो अष्टांग है इस पर, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग के बारे में जानने, हठ योग प्रदीपिका को थोड़ा सा सुने, देखें, योग वशिष्ठ के बारे में जाने, तो एक कैरिकुलम बहुत आवश्यक, जो कि इस समय मौजूदा समय में बहुत जरूरी है। इस वक्त तो नहीं, इस वक्त क्या है, कोई भी एक हफ्ता योगा सीख लेता है कहीं, फिर टीचर बन जाते हैं। ये गलत है, ये सही नहीं। मेरे शहर में, जहाँ पे मैं दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ पे लोगों को बहुत गुस्सा आता है, सड़कों पे वो गुस्सा दिखा देते हैं, वो मार भी देते हैं। मुंबई में भी ऐसा ही है बड़ो। तो आज स्ट्रेस जो है, आप कैसे रिकमेंड करते हैं, क्या चीज सबसे पहली चीज है जो करना चाहिए? सांस की क्रिया। सांस पर हम ध्यान दें तो मन काबू में आ जाएगा। देखिए मन काबू में नहीं आता, ये तो आम सब लोग बोलते हैं, बड़ा चंचल होता है। चंचल होता है, और गुस्सा नियंत्रण में लाना मुश्किल है, सभी बोलते हैं। बिल्कुल। जो गुस्से में कोई काम कर बैठते बाद में पश्चाताप करते हैं। बिल्कुल। गुस्से में नाक काट के बाद में रोते रहते। अब वो गुस्से को कैसे काबू में लाना, ये रहस्य योग ही दे सकता है। ये योग दे सकता है। योग में जो प्राणायाम की प्रक्रियाएं हैं, ध्यान की जो प्रक्रिया, अलग अलग तरह के ध्यान है, 112 तरह के ध्यान है। ध्यान और योग की प्रक्रिया से, प्राणायाम की प्रक्रिया से आदमी अपने जो नकारात्मक भावनाओं पर काबू ला सकता है। तो जो पहले समझते थे कि योग मतलब बड़ी बड़ी मुद्राएं, पैर ऊपर हाथ नीचे, हठ योग जैसी चीजें थी, वो नहीं। योग मतलब ये नहीं, सांस का नियंत्रण, सांस के उतार चढ़ाव पर को समझना। योग माने मन, बुद्धि और सांस का संतुलन और इनका एक मेल, एक लयबद्ध रूप से लाना। तो आपका कहना है कि पोस्चर से ज्यादा सांस पे ज्यादा, सांस और ध्यान से ध्यान से करें। और धनुरासन करेंगे, और धनुरासन में भी ऐसे पकड़ के देखिए कैसे किस लयबद्ध रूप से, मुस्कुराता हुआ चेहरा हो,
मुस्कुराता है। हाँ, प्रसन्नता से योग करना चाहिए। अच्छा, रोजमर्रा के जीवन में मैं बिल्कुल एकदम अब वहीं आ गया, रोजमर्रा के जीवन में कितने आसन करने चाहिए और क्या करना चाहिए, और जिससे कि एक आदमी को लगे कि हाँ मैं कहूँगा कि 40 मिनट रख लीजिए, आसन, प्राणायाम और ध्यान तीनों को मिला के। पहले तो नेक रोल करें, क्योंकि गर्दन, गर्दन से ही हमारा काफी हमारे लोगों का तनाव जो है वो बन जाता है, गर्दन स्टिफ हो जाती है, तो गर्दन का रोल करने से रिलीज होगा। तो गर्दन का रोल ही करें। फिर ताड़ासन करें, थोड़ा सा हाथ ऊपर उठा के जो ताड़ासन करते हैं इसका लाभ, ताड़ासन से पूरा शरीर में स्ट्रेच होगा। अच्छा, खींच पड़ेगी। पूरा पीछे। हाँ, पादहस्तासन करें। मन, सांस और शरीर तीनों का एक लयबद्धता आए तो योग की सिद्धि हो। मैंने आपसे बहुत समय ले लिया। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा। श्री श्री रविशंकर की आर्ट ऑफ लिविंग ने लोगों को, खासकर युवाओं को, योग की ओर आकर्षित करने के लिए एक मजेदार विज्ञापन बनाया है जो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। देखिए इसकी एक झलक। आगे दिखाएंगे आपको जर्मन राजदूत माइकल श्टाइनर से खास बातचीत। जर्मन एम्बेसडर माइकल श्टाइनर के कार्यकाल में सबसे बड़ा बदलाव देश में सरकार का बदलना रहा। श्टाइनर इसी महीने रिटायर हो रहे हैं। सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया के साथ खास बातचीत में मोदी सरकार और भारत में उनके अनुभव के बारे में खुलकर उन्होंने बातचीत की। पेश है इस खास मुलाकात के कुछ अंश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और आज की एक खास बातचीत हम कर रहे हैं जर्मनी के राजदूत माइकल श्टाइनर साहब से, जो अब यहां पर अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद रिटायर होकर के वापस जर्मनी जा रहे हैं। श्टाइनर साहब से बातचीत तो अंग्रेजी में होगी, लेकिन खास बात यह है कि जब पब्लिक डिप्लोमेसी की बात हम करते हैं तो इन्होंने भारत के लोगों के साथ अपना एक नजदीकी नाता जोड़ा और बहुत ही अलग किस्म के डिप्लोमेट के रूप में हमारे सामने आए। मिस्टर श्टाइनर, वेलकम टू आवर मुंबई स्टूडियो। Thank you for sparing time for us. My first question would be, what was your defining moment or activity, the things that you did in a different manner in this country that you think are the most important things for you? The thing which impressed me most in India is not the variety, is not the fantastic sights you have here, it is not the history. What impresses me most are the people, the young people, these eager kids. I mean, I've seen so many schools in India, seeing kids who wanted to learn German, not necessarily because of German, because they're interested to the outside of the world. You have wise people here. You have this incredible spirituality carried by people. You have wisdom. You have also craziness. But I think the main, and that is also the main asset India has,
its people. So, yeah, I was talking about Prime Minister Modi's fast-track diplomacy. So, in terms of form and substance, how do you assess? What the Prime Minister has achieved in this first year is to start changing the image of India. I've seen that myself in talking to many CEOs in Germany who were rather skeptical still till the elections whether India is really the place to engage massively. I mean, we have many German companies here, 1,900 companies who are here, but to get fresh investment, you need to motivate this investment. And I think this has changed because now the big CEOs in Germany would say, oh, India is becoming interesting again, seen also the beauty contest you have around there in the world, and that has to do, of course, something with the changing image of India. We had India as the partner country at the Hanover Fair, the largest industrial fair in the world, and I think India has made there a very good impression. The Prime Minister was impressive, and also the show, the cultural show, India has set up there in Hanover. This has not happened before. By the way, let me say also, this is due also thanks to a certain civil servant, Mr. Kant, who has done that and managed that brilliantly. Absolutely. So, what are the big ticket agenda we should look at between India and Germany relationship? What is going to happen next? On the agenda, we have issues which follow from the fact that we are a perfect match, because you have things to offer which we need, and we have things to offer you need. Has to do with the different demographic situation, has to do also with the different stage of development. Think about skills. If there is one issue I would point out what India needs in the future is that in order to operationalize the demographic factor here, the demographic dividend, you need to skill people. University is fine, but the mass is skilling, because India needs manufacturing, as we know, and manufacturing requests necessary skills. I will again come back to the first issue that I asked. In terms of cultural and people-to-people engagement via you in this country, had many colorful facets, from your video with your wife and Salman Khurshid based on Shah Rukh Khan's song to your various concerts and events. What do you think was your high point in terms of doing something different? Surely Kal Ho Na Ho, this was fun. By the way, hard work, because we had to do the lip sync. My wife speaks a bit of Hindi, I don't. So to do lip sync in a different language, it's quite a challenge, I must tell you, but it was fun also. And I'm so grateful because the people understood the motive. The motive was, of course, to pay homage to Bollywood, to pay homage to these fantastic actors. By the way, the song is also a fantastic song, and the theme of the song is a very important theme. Don't think about the past only, don't think about the future. Live right now. That's exactly what we all need. But coming back to your question, the main issue was, of course, the Kashmir concert was fantastic. All these Kashmiris who still today remembered that and are so friendly, what it has done was to simultaneously, because it was transmitted live in more than 50 TV emissions, seen on the foot of the Himalaya, seen on the foot of the Alps. It brought India and Kashmir specifically also back to the attention of the world, and was fantastic. The reaction was fantastic, and it was high culture in such a beautiful yet not easy place that this was possible. Of course, this was the highlight. If you have to pick one area where you would like to work in future, what would that be? Now, that would be really in the field of foreign policy.
You know, the advantage of having been 3 years in India is you change the view on your own place. You become more aware what is necessary for us Germans and Europeans to do in this changing global world. I surely would find a way to be active in this area. And we hope to see you more often in India. And all the best for your future endeavors. Thank you so much for coming by. Thank you. Thanks. और ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको LG के नए स्मार्टफोन G4 की खूबियां। और अब भारत आई सुपर बाइक डुकाती, पूरी खबर देखिए आगे। इटली की मशहूर स्पोर्ट्स बाइक कंपनी डुकाती ने आज आधिकारिक रूप से भारत में अपना कामकाज शुरू कर दिया। कंपनी ने आज अपने स्क्रैम्बलर मॉडल के 2 वेरिएंट स्क्रैम्बलर क्लासिक और फुल थ्रॉटल लॉन्च किए। दिल्ली में इन बाइक्स की एक्स शोरूम कीमत 7.5 लाख रुपए से शुरू होती है। कंपनी का इरादा भारत में अपने 10 मॉडल लाने का है, जिनकी कीमत 6.5 लाख से 40 लाख रुपए के बीच होगी। कंपनी 2015 के अंत तक देश भर में 5 शोरूम खोलेगी, जिन्हें अगले साल के अंत तक बढ़ाकर 13 कर दिया जाएगा। कंपनी मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के अलावा कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, जयपुर और गोवा में अपने शोरूम खोलेगी। 2014 में डुकाती ने दुनिया भर में 4.5 लाख से ज्यादा बाइक्स बेची हैं। और LG ने G2 और G3 के बाद अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन G4 लॉन्च कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका लेदर बैक। इसकी कीमत 51,000 रुपए रखी गई है। G4 में 5.5 इंच का टच स्क्रीन है जो क्वाड HD रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास इसे टफ बनाता है और अच्छा टच एक्सपीरियंस भी मिलता है। पावरफुल प्रोसेसिंग के लिए इसमें दिया गया है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 808 प्रोसेसर। इसमें 3 GB रैम है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। LG के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसमें दिया गया लेदर बैक पैनल जो रिचनेस का एहसास दिलाता है। फोन जब चेंज करते हैं तो यू लुक फॉर डिजाइन प्रॉब्ली, यू ऑल्सो लुक फॉर लॉट ऑफ फीचर्स विच आर नॉट देयर इन कॉम्पिटिशन। जैसे मैंने आपको पहले डिजाइन के अलावा बताया कैमरा, जिसमें f1.8 अपर्चर है विच इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। आपको DSLR कैमरा कैरी करने की जरूरत नहीं है। इसके टारगेट सेगमेंट्स हम ये बोलेंगे कि हर साल एक नई बेहतरीन चीज देने की कोशिश रहती है LG की तरफ से, और ये एक नया प्रोडक्ट है जो कि जिसकी अप्रॉक्सीमेट प्राइस इज अराउंड 51,000 रुपीज एंड वी आर टारगेटिंग हाई एंड कस्टमर थ्रू दिस फोन हु इज बिलीविंग इन इनोवेशन एंड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी। G4 एंड्रॉइड के 5.1 लॉलीपॉप वर्जन पर चलता है। फोन में एक खास कलर सेंसर डाला गया है जिससे फोटो में कलर्स काफी नेचुरल मिलते हैं। कंपनी को इस स्मार्टफोन से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन G4 को सैमसंग S6 Edge और HTC One M9 Plus से काफी टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि ये दोनों इसी प्राइस रेंज में हैं। और अगर स्नैपडील, फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन साइट्स पर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको इसी प्राइस में आईफोन पर भी अच्छी डील मिल सकती है। करिश्मा खिड़िया, मुंबई। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।